दोस्त जीवन में कभी भी अगर हारने की नौबत आए ना तो हिम्मत से हार जाना, पर हिम्मत कभी मत हारना। क्योंकि यार दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार ना मान लो। क्योंकि ये जो कामयाबी होती है ना, यह सिर्फ और सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है। तो जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे एनिमल रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर की। अब देखो, इसमें जो क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं वो पूरी एनिमल रिप्रोडक्शन से लिए गए हैं, ठीक है। इसमें गायनोकोलॉजी प्लस एंड्रोलॉजी दोनों लिए गए हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि एनिमल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, एनिमल रिप्रोडक्शन में हम नर और मादा, ठीक है, यानी कि जो मादा जनन अंग होते हैं और नर जनन अंग होते हैं उन दोनों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जब हम मादा के जनन अंगों का अध्ययन करेंगे तब उसको बोलेंगे हम क्या, गायनेकोलॉजी। और जब नर के जनन अंगों का अध्ययन करेंगे तब उसको बोलेंगे हम एंड्रोलॉजी। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, मादा जनन अंगों का अध्ययन। मादा जनन अंगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसको बोलते हैं हम गायनेकोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हम गायनेकोलॉजी। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? नर जनन अंगों का अध्ययन करते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, जंगली जानवरों में किस प्रकार का मधुचक्र पाया जाता है? तो देखिए, जो जंगली जानवर होते हैं और विच होती है उनमें जो मधुचक्र देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है? मोनोइस्टस प्रकार का, ठीक है। अब देखिए, मोनोइस्टस का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक और ईस्टस का मतलब होता है क्या, मधुचक्र। तो यानी कि ऐसे जानवर जिनमें वर्ष में सिर्फ एक बार मधुचक्र आता है। कितनी बार? एक बार मधुचक्र आता है, उनको बोलते हैं मोनोइस्टस एनिमल। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, एक तो विच, ठीक है, और एक जंगली जानवर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, रटिंग पीरियड किन जानवरों में पाया जाता है? तो ये रटिंग पीरियड देखने को मिलता है ऊंट, हिरण और हाथी में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऊंट में शुक्र जनन किस महीने में चलता है? तो शुक्र जनन क्या होता है? यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है वो कब चलती है ऊंट में? नवंबर से मार्च, यानी कि सर्दियों के मौसम में चलती है। और देखो, जो ऊंट होता है ना, उसमें जो उग्र व्यवहार देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? सर्दियों के मौसम में। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इस दौरान क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया चलती है और जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो उग्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। और देखो, सबसे ज़्यादा जो मैंडिबल फ्रैक्चर देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गाय में मधुचक्र की सबसे लंबी अवस्था होती है, कौन सी होती है? तो ये होती है डाइस्ट्रस। यानी कि जो डाइस्ट्रस होती है वो कितने दिन की होती है? तो ये लगभग 15 दिन की होती है। और देखो, सबसे छोटी अवस्था होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ईस्ट्रस। कौन सी होती है? ईस्ट्रस होती है, जो 12 से 24 घंटे की होती है, ठीक है। देखिए, सातवां क्वेश्चन है, कुतिया में मधुचक्र की कौन सी अवस्था अनुपस्थित होती है? तो वो कौन सी अवस्था होती है जो अनुपस्थित होती है? ये हो जाएगी मैटिस्टस। कौन सी हो जाएगी? मैटिस्टस, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुतिया में मैटिस्टस अवस्था के स्थान पर कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो इसके स्थान पर पाई जाती है एनिस्टस। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गाय में अंडोत्सर्ग यानी कि जो ओवुलेशन होता है वो किस अवस्था में होता है? तो ये होता है मैटिस्टस अवस्था में, यानी कि लूटियल अवस्था में। अब देखो, यानी कि जो ज़्यादातर जानवर होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि सभी जानवर होते हैं, उनमें जो ओवुलेशन होता है वो किस अवस्था में होता है? तो वो होता है ईस्टस अवस्था में। किस में होता है? ईस्टस अवस्था में होता है। लेकिन गाय भैंस होती हैं उसमें जो ओवुलेशन होता है वो मैटिस्टस अवस्था में होता है, यानी कि लूटियल फेज में होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सभी जानवरों में अंडोत्सर्ग किस अवस्था में होता है? तो ज़्यादातर में होता है ईस्टस अवस्था में, लेकिन जो गाय और भैंस होती हैं उनमें होता है मैटिस्टस में, ठीक है। देखिए, घोड़ी में अंडोत्सर्ग कहाँ से होता है? तो ये होता है ओवुलेशन फोसा से। अब देखिए, जो सभी जानवर होते हैं ना उनमें जो ओवुलेशन होता है
वो अंडाशय की पूर्ण सतह से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन जो घोड़ी होती है उसमें ओवुलेशन होता है, वो कहाँ से होता है, तो वो होता है एक ओवुलेशन फोसा से होता है। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, पेरिटोनियम पाउच से घिरा कुतिया का अंडाशय क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ओवेरियन बुर्सा। यानी कि कुतिया का जो अंडाशय होता है ना, वो एक पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसको बोलते हैं ओवेरियन बुर्सा। दोस्तों देखो, वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें हमने पूरी एनिमल जो रिप्रोडक्शन है ना, उसके सभी क्वेश्चन आंसर को कवर किया है। तो आपकी पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो अधूरा ज्ञान होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, देखिए 13वां क्वेश्चन है, गाय में अंडोत्सर्ग किस ऊसाइड से होता है, तो गाय में जो ओवुलेशन होता है वो होता है सेकेंडरी ऊसाइड से, यानी कि द्वितीयक ऊसाइड से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ी एवं कुतिया में अंडोत्सर्ग किस ऊसाइड से होता है, तो ये होता है प्राइमरी ऊसाइड से। अब देखो, जो ज़्यादातर जानवर होते हैं या सभी जानवर होते हैं, उनमें जो ओवुलेशन होता है वो किससे होता है, तो वो होता है सेकेंडरी ऊसाइड से। लेकिन घोड़ी और जो कुतिया होती है उसमें जो ओवुलेशन होता है वो होता है प्राइमरी ऊसाइड से। अब ये प्राइमरी ऊसाइड और सेकेंडरी ऊसाइड क्या होती हैं, यानी कि जब हम ऊजेनेसिस पढ़ते हैं ना, ऊजेनेसिस पढ़ते हैं, तो डिवीजन के दौरान बनती हैं ये प्राइमरी ऊसाइड और सेकेंडरी ऊसाइड। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है स्टिल बर्थ। क्या कहलाता है, स्टिल बर्थ। अब इससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको भी देखो आप। देखिए, एक टर्म होता है प्री मैच्योर बर्थ। क्या होता है, प्री मैच्योर बर्थ। तो देखो, प्री मैच्योर बर्थ का मतलब क्या होता है, प्री मैच्योर बर्थ का मतलब ये होता है, यानी कि गर्भकाल पूर्ण होने से पहले, गर्भकाल पूर्ण होने से पहले जीवित बच्चे का जन्म लेना या जीवित बच्चे का बाहर आना क्या कहलाता है, प्री मैच्योर बर्थ कहलाता है। ठीक है, और एक टर्म होता है एबॉर्शन। तो ये एबॉर्शन क्या होता है, एबॉर्शन का मतलब होता है गर्भकाल पूर्ण होने से पहले मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, एबॉर्शन कहलाता है। एक होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है, गर्भकाल पूर्ण होने के बाद मृत भ्रूण का शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्टिल बर्थ। और एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं हम अर्ली एम्ब्रायोनिक डेथ। क्या बोलते हैं, अर्ली एम्ब्रायोनिक डेथ बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में जो एम्ब्रायो होता है उसकी मृत्यु हो जाना। ठीक है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं 40 दिन से पहले की। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, नर जनन अंगों का विकास किस नलिका के द्वारा होता है, तो जो नर जनन अंग होते हैं वो वुल्फियन डक्ट के द्वारा विकसित होते हैं, जिसको हम मीजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन है, मादा में वुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं कैनाल ऑफ गार्डनर। ठीक है, एक्चुअल में जो गार्डनर है एक उन्हें वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, और कैनाल क्या है, जो कैविटी होती है। तो कैनाल ऑफ गार्डनर किस में देखने को मिलता है, तो ये मादा में देखने को मिलता है। और क्या है ये, वुल्फियन डक्ट का अवशेषी भाग है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मादा जनन अंगों का विकास किस नलिका के द्वारा होता है, तो वो होता है मुलेरियन डक्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि भेड़ में मधचक्र की लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 17 दिन। देखिए कुतिया में मधकाल की लंबाई कितनी होती है। देखो, मधचक्र और मधकाल दोनों अलग अलग हैं। मधचक्र तो एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच की अवस्था होती है, और मधकाल क्या होता है, मधकाल का मतलब ये होता है, यानी कि ईस्टर साइकिल के दौरान पशु कितने दिन तक हीट में रहता है, उसको बोलते हैं मधकाल। तो जब कुतिया में जब ईस्टर साइकिल चलता है तब वो 9 दिन तक हीट में रहती है, जिसको हम बोलते हैं मधकाल। ठीक है, तो मधकाल का टाइम कितना होता है कुतिया में, 9 दिन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग के लिए समागम की आवश्यकता नहीं होती, उनमें जो ओवुलेशन होता है वो स्वतः ही होता है, क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर। क्या कहलाते हैं, स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर क्या होता है, यानी कि ऐसे जानवर जिनमें अंडोत्सर्ग के लिए समागम की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उनमें जो ओवुलेशन होता है ना वो स्वतः ही होता है। ठीक है, अपने आप होता है। तो जैसे जानवर कौन हो जाएंगे, जैसे रूमंती जानवर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, सुअर ही हो जाएगी, घोड़ी भी हो जाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भपात का विषाणु जनित कारक कौन सा है,
यानी कि ऐसा कौन सा विषाणु है जो एबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक तो एफएमडी हो जाएगा, इसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, और एक हो जाएगा आईबीआर। आईबीआर का मतलब होता है इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रैकाइटिस। ठीक है, देखिए दोस्तों बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे नहीं, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, कुतिया में गर्भपात का मुख्य कारक कौन सा है। यानी कि कुतिया में जो एबॉर्शन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, तो वो होता है ब्रुसेला कैनिस। देखिए 24वां क्वेश्चन है, गाय भैंस में गर्भ परीक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो वो काम में लेते हैं हम रेक्टल पाल्पेशन। कौन सी काम में लेते हैं, रेक्टल पाल्पेशन। अब देखो रेक्टल पाल्पेशन क्या होता है, रेक्टल का मतलब होता है रेक्टम, और पाल्पेशन का मतलब होता है हाथ के द्वारा महसूस करना। तो रेक्टम में हाथ डालकर महसूस करना क्या कहलाता है, रेक्टल पाल्पेशन कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे जानवर जिनमें वृषण शरीर के अंदर उदर गुहा में होते हुए भी शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। यानी कि जनरली क्या होता है कि जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं, लेकिन क्यों स्थित होते हैं, ताकि उनका जो तापमान है वो शरीर के तापमान से कम रह सके, ताकि उनमें शुक्र जनन की प्रक्रिया वो सुचारू रूप से चल सके। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा में ही होते हैं, कहाँ होते हैं, उदर गुहा में होते हैं, और उनमें शुक्र जनन भी बदस्तूर चलता है। तो ऐसे जानवरों को बोलते हैं हम टेस्टिकोंडा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे भेल मछली हो गई। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस में गर्भपात का मुख्य संक्रामक कारक कौन सा होता है। तो ये होता है ब्रुसेला एबोर्टस। ध्यान रखना है आपको, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करवाता है, एबॉर्शन करवाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रुसेला एबोर्टस किस ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कराता है। तो ये करवाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। देखिए 28वां क्वेश्चन है अपना कि भेड़ बकरी में गर्भ परीक्षण की कौन सी विधि काम में ली जाती है। तो गर्भ परीक्षण के लिए क्या लेते हैं हम, एब्डोमिनल पाल्पेशन। यानी कि जो उदर होता है ना, उदर के नीचे दोनों हाथों से हम महसूस करते हैं उनको, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एब्डोमिनल पाल्पेशन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ बकरी में गर्भपात का मुख्य संक्रामक कारक कौन सा होता है। तो ये होता है कैम्पाइलोबैक्टर फीटस, जिसको हम विब्रियोसिस भी कहते हैं। देखिए 30वां क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गर्भपात कराता है तो कौन कराता है, वो कराता है ट्राइकोमोनास फीटस। कौन करवाता है, ट्राइकोमोनास फीटस होता है, वो कब कराता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कराता है। और जो ब्रुसेला एबोर्टस होता है वो कब कराता है, तो वो थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाता है। तो इस सबको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए गर्भ परीक्षण की कुकिंग ऑफ टेल विधि किस जानवर में काम ली जाती है। तो ये काम लेते हैं हम ऊँटनी में। तो ये कुकिंग ऑफ टेल क्या होती है, तो सबसे पहले तो ये गर्भ परीक्षण की विधि है, ठीक है। यानी कि जब जो ऊँटनी होती है, मादा ऊँटनी होती है, वो गर्भवती होती है ना, और ऊँट के संपर्क में आने पर पूंछ को क्या है, ऊपर उठा देती है। और पूंछ को ऊपर उठाना यही इंगित करता है कि जो मादा पशु है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। देखिए 32वां क्वेश्चन है अपना, कैम्पाइलोबैक्टर फीटस किस ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन कराता है। तो ये कराता है सेकंड ट्राइमेस्टर में। अब देखो हमने पहले पढ़ा है कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन करवाता है वो कौन करवाता है, तो वो करवाता है ब्रुसेला एबोर्टस, और सेकंड ट्राइमेस्टर में कैम्पिलोबैक्टर फीटस करवाता है। देखिए 33वां क्वेश्चन है, घोड़ी में गर्भपात का मुख्य संक्रामक कारक कौन सा होता है। तो इसमें होता है एक्वान हर्पीज वायरस, जो कि एबॉर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ी में गर्भ परीक्षण का जैविक तरीका कौन सा है। तो घोड़ी में गर्भ परीक्षण का जैविक तरीका कौन सा काम लेते हैं हम, एजेड टेस्ट काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं, एजेड टेस्ट काम में लेते हैं। अब देखो जो ये एजेड टेस्ट होता है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है, पीएमएसजी देखने को मिलता है। अब ये पीएमएसजी क्या है, यानी कि प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। यानी कि प्रेग्नेंट मेयर के सीरम में क्या देखने को मिलता है, गोनेडोट्रोपिन देखने को मिलता है, या ऐसे बोल सकते हैं हम। और क्या देखने को मिलता है, ईसीजी। क्या देखने को मिलता है, ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होता है, इक्वान कोरियोनेट गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये जो टेस्ट में देखने को मिलता है, और ये जैविक तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएमएसजी हार्मोन किस में स्रावित होता है। तो ये घोड़ी में स्रावित होता है, घोड़ी में स्रावित होता है। अब कहाँ से स्रावित होता है, तो ये प्लेसेंटा से स्रावित होता है। देखो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है कि जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, ये बहुत आगे तक लेकर जाती हैं, कई बार इनसे कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है अपना, घोड़ी में सुपर ओवुलेशन के रूप में काम में लिए जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो देखिए सुपर ओवुलेशन क्या होता है, सुपर ओवुलेशन का मतलब यह होता है एक समय में
अंडाशय से दो या दो से अधिक अंडों को क्या करवाना, उत्सर्जित करवाना, तो वो उसको बोलते हैं हम सुपर ओवुलेशन। तो इसके लिए जिम्मेदार होता है घोड़ी में पीएमएसजी, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ी के प्लेसेंटा के एंडोमेट्रियल कप्स से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो पीएमएसजी हार्मोन पीएमएसजी होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है घोड़ी के प्लेसेंटा से, आपको इतना ही ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊँटनी में गर्भपात का मुख्य संक्रामक कारक कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रिपनोसोमा एवांसी, जिसको हम सर्रा बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ी में गर्भ परीक्षण का रासायनिक तरीका कौन सा है, तो रासायनिक तरीका है कुबोनी टेस्ट है। कौन सा है, कुबोनी टेस्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पशुओं में गर्भपात किस हार्मोन की कमी से होता है, तो देखिए भाई ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ना, इसकी कमी से होता है। क्यों होता है, अब इस बात को आप समझना, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान क्या बनता है, कार्पस लूटियम, ठीक है, कार्पस लूटियम बना रहता है। अब ये जो कार्पस लूटियम होता है ये क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि गर्भावस्था को बनाए रखने का काम करता है। वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी आएगी तो एबॉर्शन के चांस बढ़ जाएंगे, इसीलिए हम लगाते हैं प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भ परीक्षण के दौरान कितने दिन पर भ्रूण की झिल्लियों में फिसलन महसूस होने लगती है, तो वो 35 से 90 दिन की उम्र पर क्या है, महसूस होने लग जाती है फिसलन। देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, फ्रेमाइटिस क्या होता है, तो फ्रेमाइटिस किसको बोलते हैं, यानी कि जो मध्य गर्भाशयी धमनी होती है ना, उनमें ब्लड सप्लाई होती है वो तेज हो जाती है, जिसी को हम फ्रेमाइटिस बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भ परीक्षण के दौरान 80 से 120 दिन की उम्र पर क्या महसूस होता है भाई, तो फ्रेमाइटिस महसूस होता है। और फ्रेमाइटिस हम पहले ही बात कर चुके, क्या होता है, मध्य गर्भाशयी धमनी में रक्तापूर्ति का तेज होना क्या कहलाता है, फ्रेमाइटिस कहलाता है। कब देखने को मिलता है, 80 से 120 दिन की उम्र पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, हॉर्न छोटा और बॉडी बड़ी किन जानवरों में पाई जाती है, तो देखो ये जो हॉर्न है ये क्या है, हॉर्न ये क्या है, छोटे हैं, ठीक है, हॉर्न छोटे हैं, और बॉडी है वो क्या है, बड़ी है भाई, ऐसे समझो। ये क्या है, बॉडी बड़ी है, ये तो हो गए हॉर्न और ये हो गई बॉडी। तो हॉर्न छोटे और बॉडी है वो बड़ी, तो वो किस में देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है घोड़ी में। और हॉर्न छोटे बॉडी बड़ी, उसको क्या बोलते हैं, बाई पार्टाइट, क्या बोलते हैं, बाई पार्टाइट, तो किस में देखने को मिलती है, घोड़ी में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वी आकृति का गर्भाशय किस जानवर में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कुतिया में। किस में पाया जाता है, कुतिया में पाया जाता है, ठीक है। देखिए अपना 40वां क्वेश्चन है, गर्भ परीक्षण के दौरान कोटिलिडन्स कितने दिन पर महसूस होते हैं, तो ये 65 दिन की उम्र पर महसूस हो जाते हैं। कोटिलिडन्स क्या होते हैं, यानी कि ये जो गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है ना, उसमें गांठ सी जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं हम कोटिलिडन्स, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोटिलिडन्स प्लस कैरेंकल्स मिलकर कौन सी संरचना बनाते हैं, तो ये बनाते हैं प्लेसेंटोम। प्लेसेंटोम किससे मिलकर बना होता है, तो कोटिलिडन्स प्लस कैरेंकल्स, ठीक है, मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटोम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्लेसेंटोम कब महसूस होता है, तो ये 75 से 80 दिन की उम्र पर महसूस होता है हमको। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाइकॉर्नुएट गर्भाशय किन जानवरों में पाया जाता है, तो बाइकॉर्नुएट जो गर्भाशय होता है उसका मतलब क्या होता है ये समझो, यानी कि इसमें जो हॉर्न होते हैं ना, हॉर्न तो भाई बड़े होते हैं, ठीक है, हॉर्न बड़े होते हैं और बॉडी होती है वो छोटी होती है, बॉडी छोटी होती है, हॉर्न बड़े होते हैं। तो ऐसे जानवरों को बोलते हैं हम बाइकॉर्नुएट, ठीक है। तो जैसे कि सुअर ही हो गया, ऊँटनी हो गया, कुतिया हो गई, ठीक है, और रूमिनेंट्स हो गए। तो इनमें किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है, बाइकॉर्नुएट प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। और बाईपार्टाइट किस में पाया जाता है, तो वो घोड़ी में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो हॉर्न, दो बॉडी और दो सर्विक्स किस जानवर पाई जाती है, तो ये खरगोश में पाई जाती है, और इसको बोलते हैं क्या, डुप्लेक्स, क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स प्रकार का यूट्रस, यानी कि जिसमें दो तो हॉर्न होते हैं, दो बॉडी होती हैं और दो ही सर्विक्स होती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स जानवरों में किस आकृति का गर्भाशय पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बाई आकृति का। और देखो टी आकृति का गर्भाशय किस जानवर में पाया जाता है, तो ये घोड़ी में पाया जाता है। देखिए माँ एवं भ्रूण के मध्य कार्य की संबंध बनाने वाली संरचना को क्या बोलते हैं,
तो उसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा अपरा, यानी कि जो माता और भ्रूण के मध्य कार्य के संबंध बनाती है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है ना, ये क्या करता है, एक तो ब्लड का शुद्धिकरण करता है, ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण होता है भ्रूण अवस्था में, वो कहाँ होता है, प्लेसेंटा के अंदर होता है। और क्या करता है, पोषक तत्वों को पहुंचाता है भ्रूण तक, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर लेकर आता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करवाता है। तो ये सब सामान्य जानकारी है, तो यहाँ पर आती होगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, तो ये प्लेसेंटा के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा किन जानवरों में पाया जाता है, तो डिफ्यूज पाया जाता है घोड़ी, ऊँटनी और सुअरी में पाया जाता है, जिसको हम एपिथेलियोकोरियल भी बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हीट के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो ये ईस्ट्रोजन। यानी कि जब ब्लड में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो पशु हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है, और सर्विक्स क्या आ जाती है, खुल जाती है। अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम में ली जाती है, तो वो लेते हैं हम रेक्टो वेजाइनल मेथड। रेक्टो वेजाइनल मेथड तो किसकी विधि है, ये एआई की विधि है। यानी कि रेक्टम में तो हाथ डालेंगे, वेजाइना में किसको डालेंगे, सीमन को डालेंगे, तो इसको बोलते हैं हम रेक्टो वेजाइनल मेथड। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूमिनेंट्स जानवरों में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोटिलिडनरी प्लेसेंटा, जिसको हम सिंडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हार्मोन, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी, जो प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो ये होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तब किसके चांस बढ़ जाते हैं, एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की सांद्रता सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है, तो होती है भेड़ में। ये बात करें शुक्राणुओं की सांद्रता की, तो देखो शुक्राणु जो स्खलन का जो वो होता है वो तो 1 ml होता है एक बार में, जो इजैकुलेट होता है ना शुक्राणु यानी कि सीमन, वो तो 1 ml होता है, इसमें बहुत शुक्राणु पाए जाते हैं। यानी शुक्राणु की सांद्रता जो सबसे ज़्यादा होती है ना, वो होती है भेड़ में, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है, जॉनरी यानी कि एंडोथीलियोकोरियल प्लेसेंटा किस जानवर में पाया जाता है, तो ये कुतिया बिल्ली में देखने को मिलता है, जॉनरी प्रकार का। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्खलन वीर्य की मात्रा सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है, तो ये सबसे ज़्यादा होती है किसमें, सूअर में। यानी कि 200 से 250 ml एक बार में स्खलित होता है सूअर में, और भेड़ में 1 ml होता है, लेकिन उसमें शुक्राणुओं की सांद्रता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए वेजाइनल स्पेकुलम विधि किस जानवर में काम में ली जाती है, तो ये लेते हैं हम भेड़ बकरी में, ठीक है। वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है, एक उपकरण होता है जो किस काम आता है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए, वेजाइना की जांच करने के लिए, ठीक है, इसमें काम आता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए वीर्य की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो वो लेते हैं हम 1 ml। कितना लेते हैं, 1 ml काम में लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान कहाँ होता है, यानी कि जब हम एआई करते हैं तो सीमन को कहाँ छोड़ते हैं, मिड सर्विक्स पर, कहाँ छोड़ते हैं, मिड सर्विक्स पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुअरी में कृत्रिम गर्भाधान की कौन सी विधि काम ली जाती है, तो वो लेते हैं हम कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड। ध्यान रखना है आपको, कॉर्क स्क्रू पिपेट मेथड। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखो गाय में कृत्रिम गर्भाधान का उचित समय होता है, यानी कि उचित समय होता है वो होता है मिड हीट, या ऐसे बोल सकते हैं कि ईस्ट्रस के 12 से 18 घंटे बाद। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रस के ख़त्म होते ही कौन सी अवस्था आती है, मैट ईस्ट्रस, और मैट ईस्ट्रस में क्या होता है, ओवुलेशन होता है, तो इसीलिए ये उचित समय होता है किसका, एआई का। देखिए अगला क्वेश्चन है, वीर्य को हिमशीतित करने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला क्रायोजन क्या है, तो क्रायोजन के रूप में क्या लेते हैं हम, तो क्रायोजन के रूप में हम लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन या तरल नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ में कृत्रिम गर्भाधान का उचित स्थान है, तो वो कहाँ है, सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स पे सीमन को छोड़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि LN2 का तापमान कितना होता है, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 72वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वीर्य को संक्रमण से बचाने के लिए क्रायो प्रोटेक्टिव, क्रायो का मतलब जो अपना सीमन होता है, यानी कि प्रोटेक्टिव का मतलब रक्षा करना, तो एजेंट के रूप में काम में लिए जाने वाला पदार्थ है, तो हम लेते हैं ग्लिसरॉल। क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है।
तो यानी कि जो शुक्राणु होते हैं उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो एजेंट हम काम में लेते हैं वो लेते हैं ग्लिसरॉल। ये क्या काम करता है? उनकी रक्षा करता है, उनको उनकी डेथ होने से बचाता है, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत एनर्जी भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली सीमन एक्स्ट्रा है, तो वो कौन सी लेते हैं हम? फ्रेंच मिनी काम में लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान करने के लिए थोइंग तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए। अच्छा, थोइंग का मतलब क्या होता है? थोइंग का मतलब ये होता है, यानी कि जब हम जार में से, क्रायोजेन जार में से एक्स्ट्रा को निकालते हैं, तो एक्स्ट्रा को निकालने के बाद उसको 30 सेकंड के लिए इतने डिग्री गर्म पानी पर, ठीक है, तापमान पर क्या उसको हम अंदर डालते हैं ताकि जो शुक्राणु है वो गतिशील हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम थोइंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ में वीर्य का आयतन कितना होता है? तो ये होता है 0.25 ml होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राइडिंग टेस्ट। राइडिंग टेस्ट होता है वो किस जानवर में किया जाता है? तो ये किया जाता है सुअरी में। किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है हीट का पता लगाने के लिए। किसके लिए? हीट का पता लगाने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अब देखो, हीट के समय समलैंगिक व्यवहार, समलैंगिक व्यवहार दर्शाती है, तो वो कौन दर्शाती है? गाय दर्शाती है। समलैंगिक व्यवहार का मतलब क्या होता है? यानी कि जो एक गाय होती है वो दूसरी गाय पर क्या करती है? माउंटिंग करती है, उसको बोलते हैं हम समलैंगिक व्यवहार। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ की लंबाई कितनी होती है? तो उसकी होती है 133 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट हीट किस जानवर में देखने को मिलती है? तो साइलेंट हीट देखने को मिलती है भैंस में। साइलेंट हीट का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पशु होता है ना, हीट के लक्षण प्रदर्शित करता है लेकिन वो रमाता नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस किस जानवर में हीट का लक्षण है? तो ये घोड़ी में हीट का लक्षण है। यानी कि जो घोड़ी होती है वो जो अपनी क्लाइटोरिस होती है ना, भक्षेप, उसको बार बार क्या करती है? उजागर करती है, उसको बोलते हैं विंकिंग ऑफ क्लाइटोरिस। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोस्टस ब्लीडिंग किस जानवर में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है कुतिया में। ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंगूर के गुच्छे के समान अंडाशय किस यानी कि अंगूर के गुच्छे के समान जो ओवेरी होती है वो किस जानवर की होती है? तो ये देखने को मिलती है सुअरी और मुर्गी में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों में निषेचन अंडवाहिनी के किस भाग में होता है? तो ये होता है इनफंडिबुलम में। किस में होता है? इनफंडिबुलम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़ी की ओवेरी किस आकार की होती है? यानी कि जो घोड़े की जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है? वीन शेप होती है, यानी कि सेम के बीच के आकार की। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लुटिलाइसिस, लुटिलाइसिस हार्मोन किसे बोलते हैं? तो देखो, लूटी का मतलब होता है यहाँ कार्पस लूटियम, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है लाइसिस का मतलब? तोड़ना। तो कार्पस लूटियम को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, यानी कि PGF2 अल्फा, ठीक है। PGF2 अल्फा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? लूटियोलाइटिक या लूटिलाइसिस हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कार्पस लूटियम को तोड़ने का काम करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवरों में निषेचन अंडवाहिनी के किस भाग में होता है? तो ये होता है एम्पुला में, ठीक है, और या ऐसे बोल सकते हैं कि एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर होता है। अगर ऑप्शन में आपको एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन मिल जाता है और एम्पुला भी मिल जाता है तो आपको ये करना है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या करना है? एम्पुला करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रुमंती जानवरों में अंडाशय की आकृति होती है, तो वो कैसी होती है? बादाम आकार की होती है, यानी कि आलमंड शेप होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, निषेचन से लेकर गर्भकाल के 12वें दिन तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्टेज ऑफ ओवम, यानी कि वो ओवम की अवस्था कहलाती है 12वें दिन तक। सर्विक्स का फैलाव प्रसव की किस अवस्था में होता है? तो वो प्रथम अवस्था में होता है। देखिए पूरा गायनेकोलॉजी का पोर्शन आ रहा है इसमें, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वाटर वेग भ्रूण की किस झिल्ली के द्वारा बना हुआ होता है? तो वो बना होता है एलेंटोइस के द्वारा, ठीक है। देखिए बच्चे का जन्म प्रसव की किस अवस्था में होता है? तो बच्चे का जन्म होता है ना, वो प्रसव की द्वितीय अवस्था में होता है, और द्वितीय अवस्था का जो टाइम होता है वो कितना होता है? 30 से 60 मिनट का होता है। कितना होता है? 30 से 60 मिनट का होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फर्गुसन रिफ्लेक्स किससे संबंधित है? तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से संबंधित होता है। यानी कि फर्गुसन रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रसव के समय गर्भाशय में क्या होना? संकुचन होना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से गर्भाशय में प्रसव के टाइम पर क्या होना? संकुचन होना क्या कहलाता है?
फर्गुसन रिफ्लेक्स कहलाता है, यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि गर्भाशय में संकुचन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय भैंस में इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का समय कितना होता है? तो वो 40 से 45 दिन का होता है। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब ये होता है कि पशु प्रसव के बाद जो गर्भाशय होता है ना, वो उसी अवस्था में आना वापस, गर्भाशय का प्रसव के बाद वापस पहली जैसी अवस्था में आना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भकाल के 13 से 45 दिन तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है स्टेज ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड वाटर बैग भ्रूण की किस झिल्ली के द्वारा बना होता है? तो ये एमनियन के द्वारा बना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रू वाटर बैग किसे कहा जाता है? तो जो सेकंड वाटर बैग होता है ना, उसको बोलते हैं हम ट्रू वाटर बैग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी के अंदर जो भ्रूण होता है वो रखा रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रू वाटर बैग। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भकाल के 40वें दिन से लेकर प्रसव तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो उसको स्टेज ऑफ फीटस बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था के दौरान फीटस का निर्माण हो जाता है। देखिए जेर का गिरना प्रसव की किस अवस्था को इंगित करता है? तो जेर का गिरना प्रसव की तीसरी अवस्था को इंगित करता है। अगर समझो, अगर जो जेर होता है या प्लेसेंटा होता है वो 12 से 24 घंटे बाद अगर नहीं गिरता है तो उसको हम एक बीमारी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम आरओपी। क्या बोलते हैं? आरओपी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में पाई जाने वाली एकमात्र सहायक जनन ग्रंथि है, तो वो कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और देखो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एकमात्र ग्रंथि है जो युग्म में नहीं पाई जाती है। ठीक है, सिंगल होती है। अगला क्वेश्चन है, यूरेथ्रल प्रोसेस किस जानवर में पाई जाती है? तो रैम और बग के सेशन में पाई जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लांस पेनिस अनुपस्थित होता है, किस में अनुपस्थित होता है? सुअर एवं बिलाव में। देखिए कुत्ते के सेशन का पिछला जो हिस्सा होता है वो फूला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं हम बुल्बस ग्लैंडिस बोलते हैं। ठीक है, बुल्बस ग्लैंडिस किसको बोलते हैं? कुत्ते के सेशन का जो पिछला हिस्सा होता है ना, वो फूला हुआ होता है, उसको बोलते हैं बुल्बस ग्लैंडिस। अब क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि बुल्बस ग्लैंडिस निम्न में से संबंधित है? गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता। तो राइट आंसर अपना कुत्ता हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोरोना ग्लैंडिस किस जानवर में पाया जाता है? तो ये घोड़े में पाया जाता है। देखिए कोरोना ग्लैंडिस क्या होता है कि ग्लांस पेनिस का जो बॉर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम कोरोना ग्लैंडिस बोलते हैं। देखिए डबल फोल्डेड प्रीफ्यूज किस जानवर में पाई जाती है? तो ये घोड़े में पाई जाती है। सेशन यानी कि जानवर की सेशन में पाए जाने वाला ऐसा आकृति का जो घुमाव होता है उसको बोलते हैं सिग्मोइड फ्लेक्सर। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिग्मोइड फ्लेक्सर किन जानवरों में अनुपस्थित होता है? तो एक कुत्ते और घोड़े में अनुपस्थित होता है। अब देखो ये भी दो प्रकार का होता है। सिग्मोइड फ्लेक्सर होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्री स्क्रोटल और एक होता है पोस्ट स्क्रोटल। तो देखो जो प्री स्क्रोटल होता है वो किस में पाया जाता है? तो ये सुअर और ऊँट में पाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सुअरी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या होता है? तो सुअरी में डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है यूटेराइन इनर्शिया। अब समझो यूटेराइन इनर्शिया किसे कहते हैं? यानी कि प्रसव के टाइम पर प्रसव के समय सुअरी के गर्भाशय में संकुचन का ना होना क्या कहलाता है? यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। अब जब संकुचन नहीं होगा तो प्रसव नहीं हो पाएगा, प्रसव नहीं हो पाएगा तो उसको बोल देंगे हम डिस्टोकिया। ठीक है, तो यूटेराइन इनर्शिया का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? प्रसव के समय, किसमें? सुअरी में। प्रसव के समय गर्भाशय में संकुचन का ना होना क्या कहलाता है? यूटेराइन इनर्शिया कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पोस्ट स्क्रोटल सिग्मोइड फ्लेक्सर किस जानवर में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बुल होता है, बक होता है और रैम होता है, उनमें पाया जाता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसव के समय सर्विक्स का मुख ना खुलना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रिंग बोम। क्या कहलाता है? रिंग बोम। और जो भेड़ होता है ना उसमें ये डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है रिंग बोम। और रिंग बोम के उपचार में क्या देते हैं हम? तो वो देते हैं बेलेथेमेट ब्रोमाइड देते हैं। क्या देते हैं? ब्रोमाइड देते हैं। यानी कि जो मार्केट में जो इंजेक्शन आता है ना वो आता है एपिडोसिन के नाम से। किसके नाम से आता है? एपिडोसिन के नाम से आता है। ये सर्विक्स को खोलने का काम करता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भैंस में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या है? तो वो है यूटेराइन टॉर्सन। यूटेराइन टॉर्सन क्या होता है? गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना। ठीक है, गर्भाशय का
जो अपना लंब के अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, यूटेराइन टॉर्सन कहलाता है। और ये भैंस में डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य एवं सरलतापूर्वक प्रसव होने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं यूटोकिया। ठीक है, सामान्य जो प्रसव क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, यूटोकिया बोलते हैं। और कठिनाई पूर्वक होती है उसको डिस्टोकिया बोलते हैं। देखिए गाय में डिस्टोकिया का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये होता है भ्रूण के आकार का बड़ा होना। ठीक है, गाय में जो डिस्टोकिया का मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, यानी कि मान के चलो माँ की पेल्विक कैविटी तो इतनी है और भ्रूण का आकार इससे भी बड़ा हो गया, तो डिस्टोकिया तो होना ही है। ठीक है, तो उसका कारण यही होता है कि भ्रूण के आकार का बड़ा होना। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण की सही व सामान्य स्थिति क्या कहलाती है, तो वो जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं हम डॉग सिटिंग पोजीशन। ठीक है, यह सामान्य स्थिति होती है, और जो खराब स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं, वो आगे बात करेंगे हम। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में भ्रूण के अग्रपाद एवं मुंह बर्थ कैनाल की तरफ होते हैं। बर्थ कैनाल मतलब वेजाइना की तरफ होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि वेजाइनल पाल्पेशन करने पर बच्चे की पूंछ किस परिस्थिति में महसूस होती है, तो वो होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब इसको समझेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे मान के चलो ये क्या है, कोई जानवर है। ठीक है, अब जानवर में अगर बच्चा भी ऐसे ही है, बच्चा भी अगर ऐसे ही है, तो बच्चे की ये क्या है, पूंछ है, और ये क्या है, जानवर की पूंछ है। तो हम अगर महसूस करेंगे तो बच्चे की पहले क्या है, पूंछ महसूस होगी, उस प्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम ब्रीच प्रेजेंटेशन। ठीक है, और अगर बच्चे के अग्रपाद महसूस होते हैं और मुख महसूस होता है तो उसको बोलते हैं हम डॉग सिटिंग पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मृत भ्रूण को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर गर्भाशय से बाहर निकालना क्या कहलाता है, फीटोटॉमी कहलाता है। क्या कहलाता है, फीटोटॉमी। यानी कि जब कभी भी डिस्टोकिया ठीक नहीं हो पाता है, बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, तब हम क्या करते हैं, या तो सिजेरियन करते हैं या फिर फीटोटॉमी करते हैं। तो देखो फीटोटॉमी का मतलब क्या होता है, देखो फीटो का मतलब होता है फीटस यानी कि भ्रूण। ठीक है, और टॉमी का मतलब होता है काटना। टॉमी का मतलब क्या होता है, काटना। तो फीटस को काट काट कर बाहर निकालना क्या कहलाता है, फीटोटॉमी कहलाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सिजेरियन सेक्शन। ये आपने सुना होगा कि ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को बाहर निकालना, यानी कि इसको बोलते हैं सिजेरियन या सी सेक्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय का अपने लंबे अक्ष पर घूम जाना क्या कहलाता है, यूटेराइन टॉर्सन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैनेज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करो, खूब जम के पढ़ाई करो। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट किन जानवरों में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यानी कि जो यूनिपेरा जानवर होते हैं ना उनमें पाया जाता है, जैसे गाय, भैंस और घोड़ी। यूनिपेरा का मतलब ये होता है जो एक बच्चे को जन्म देते हैं एक बार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्फोमेनिया का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये होता है फॉलिकुलर सिस्ट। अगला क्वेश्चन है, एनिस्टस का मुख्य कारण क्या होता है, तो वो होता है लूटियल सिस्ट। देखिए रिपीट ब्रीडर का मुख्य कारण क्या होता है, वो होता है विब्रियोसिस। ठीक है, ये सब कुछ करा दिए पहले। अगला क्वेश्चन है, यूनिपेरा जानवर क्या होते हैं, जो एक बार में केवल एक ही बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम यूनिपेरा बोलते हैं। और एक होते हैं मल्टीपेरा। क्या होते हैं, मल्टीपेरा। मल्टीपेरा क्या होते हैं, जो एक बार में कई बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कि सुअर हो गई, कुतिया हो गई। ठीक है, वो हो गए मल्टीपेरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इंटर कॉर्नुअल लिगामेंट किन जानवरों में अनुपस्थित होता है, तो ये मल्टीपेरा जानवरों में अनुपस्थित होता है, जैसे कि कुतिया और सुअरी। अगला क्वेश्चन है, एनिस्टस क्या है, एनिस्टस का मतलब क्या है, तो एनिस्टस का मतलब ये होता है कि जानवर का हीट में नहीं आना क्या कहलाता है, एनिस्टस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में मवाद का पड़ना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पायोमेट्रा। अब देखो पायोमेट्रा को आप समझो, पायो प्लस मेट्रा। पायो का मतलब होता है पस, पायो का मतलब क्या होता है, पस होता है, और पस यानी क्या होता है, मवाद। और मेट्रा का मतलब होता है गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर मवाद का पढ़ना क्या कहलाता है, पायोमेट्रा कहलाता है। ध्यान रखना है, समझ समझ के पढ़ोगे ज़्यादा दिन तक रहेगा। फॉलिकुलर सिस्ट में देते हैं, क्या देते हैं ट्रीटमेंट में, तो लूटिनाइजिंग हार्मोन देते हैं, जो फॉलिकुलर सिस्ट को ख़त्म करेगा और ओवुलेशन कराएगा। ठीक है,
देखिए लूटियल सिस्ट का उपचार है। लूटियल सिस्ट में क्या देंगे हम, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं अगर आपको ध्यान हो तो, कि एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं लूटिलाइसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, लूटिलाइसिस हार्मोन। तो वो कौन सा होता है लूटिलाइसिस हार्मोन, तो वो होता है PGF2 अल्फा। और हम दे रहे हैं लूटियल सिस्ट के उपचार में, तो लूटियल सिस्ट के उपचार में हमको कार्पस लूटियम को तोड़ना है, तो क्या देंगे, PGF2 अल्फा देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि PGF2 अल्फा होता है वो कार्पस लूटियम को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय का शरीर से बाहर आना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यूटेराइन प्रोलैप्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी का घोल प्लस बर्फ किसके उपचार में अप्लाई करते हैं हम, तो ये करते हैं हम यूटेराइन प्रोलैप्स के उपचार में करते हैं, ठीक है। चीनी का घोल होता है और उसमें बर्फ होती है, क्या काम करते हैं दोनों, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको कम करते हैं, ठीक है, इससे ब्लड सप्लाई भी रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के 24 घंटे तक जेर का ना गिरना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ROP यानी कि रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसके उपचार में हम देते हैं PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन। अब समझो कि ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो एक समय में या एक साथ कई पशुओं को एक साथ हीट में लाना, ठीक है, एक साथ कई पशुओं को हीट में लाना क्या कहलाता है, ईस्ट्रस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। तो जैसे हमने सभी में इंजेक्शन लगा दिया तो वो सभी पशु एक साथ हीट में आएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के मध्य भाग से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है MSH। MSH को बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि जो MSH होता है मेलेनिन का स्राव करता है, और जो मेलेनिन जो पिगमेंट होता है वो काले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो यह होता है हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलस केंद्रक में। कहाँ होता है, पैरावेंट्रिकुलस केंद्रक में इसका क्या होता है, निर्माण होता है, और पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग पर यह जाकर एकत्रित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन यानी कि ADH को बोलते हैं हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक केंद्रक में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिल्क लेट डाउन में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब आपसे इसकी जगह ये तो चलो हो गया मिल्क लेट डाउन, तो कौन सा हो जाए, ऑक्सीटोसिन। अब आपसे पूछ ले कि मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन। कौन सा हो जाएगा, प्रोलैक्टिन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दूध के निर्माण और स्रावण के लिए प्रोलैक्टिन जिम्मेदार है, और दूध के उतारने के लिए मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन जिम्मेदार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन हो जाएगा ADH। कौन सा हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि वैसोप्रेसिन, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी हम बोलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस बीमारी किसकी कमी से होती है, तो ये बीमारी होती है वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। किसकी कमी से, ADH की कमी से। अगला क्वेश्चन है, एनिस्टस के उपचार में काम में लेते हैं, क्या काम लेते हैं, FSH देते हैं। क्या देते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि इसमें फॉलिकल बनेगा तो कार्पस लूटियम बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो वो है LH हार्मोन, लूटिलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्पस लूटियम को तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये बार बार आ रहा है, वो कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, जिसको हम PGF2 अल्फा बोलते हैं। एक्चुअल में ये हार्मोन नहीं है, ये हार्मोन जैसा पदार्थ है, इसको बोलते हैं हार्मोनॉइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये कार्पस लूटियम से स्रावित होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मातृत्व एवं ब्रूडीनेस के गुण के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ में कार्पस लूटियम को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए मेमोजेनेसिस एवं लैक्टोजेनेसिस, मेमोजेनेसिस का मतलब यानी कि स्तन ग्रंथियों का प्रकाश, लैक्टोजेनेसिस का मतलब दूध की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तेल में घुलनशील एवं स्टेरॉयड हार्मोन कौन कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील प्रोटीन हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा रिलैक्सन हार्मोन। हीट के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, वो है ईस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, डक्ट सिस्टम एवं एल्व्यूलर सिस्टम की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो देखो डक्ट सिस्टम की ग्रोथ के लिए तो वो हो जाएगा ईस्ट्रोजन हार्मोन,
और एल्वियोलर सिस्टम की ग्रोथ के लिए हार्मोन जिम्मेदार हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, गर्भपात को रोकने वाला यानी कि प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन कौन सा है, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको P4 भी हम बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रसड़ की लीडिंग सेल से किस हार्मोन का निर्माण होता है। तो जो ब्रसड़ की लीडिंग सेल्स होती है वो हार्मोन का निर्माण करती हैं टेस्टोस्टेरोन का, जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्विक्स के मुंह को खोलने का कार्य करता है, वो कौन करता है, तो वो करता है बेलेथेमेट ब्रोमाइड। यानी कि ये जो बेलेथेमेट ब्रोमाइड होता है क्या काम करता है, सर्विक्स के मुंह को खोलने का काम करता है। तो इसको किसके उपचार में काम लेते हैं हम, रिंग बॉम्ब के उपचार में। किसके उपचार में, रिंग बॉम्ब के उपचार में काम लेते हैं। मार्केट में एपिडोसिन के नाम से आता है, 10 ml की बायल आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसव के समय सर्विक्स का मुंह ना खुलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रिंग बॉम्ब। यानी कि सर्विक्स का मुंह ना खुलना क्या कहलाता है, रिंग बॉम्ब। और सर्विक्स के मुंह को खोलने के लिए हम क्या काम लेते हैं, बेलेथेमेट ब्रोमाइड काम लेते हैं। सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पेनिस एवं प्रीप्यूस में सूजन आना क्या कहलाता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पेनिस एंड प्रीप्यूस। तो देखो पेनिस में सूजन आना क्या कहलाता है, बेलेनाइटिस, और प्रीप्यूस में सूजन आना क्या कहलाता है, पोस्टाइटिस। तो दोनों में सूजन आना क्या कहलाएगा, बेलेनोपोस्टाइटिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेशन का प्रीप्यूस से बाहर न आना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है फीमोसिस। यानी कि सेशन का प्रीप्यूस से बाहर ना आना क्या कहलाता है, वो कहलाता है फीमोसिस। यानी कि ये सेशन है और इसके ऊपर ये क्या हो गई, प्रीप्यूस। ये क्या हो गई, प्रीप्यूस। तो प्रीप्यूस से यह बाहर नहीं जा पाएगा तो इसको बोल देंगे हम फीमोसिस। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में तुमको समझना नहीं है, सब समझ जाओगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु की केंद्रक झिल्ली अंदर धंसने की वजह से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं हम डाइडेम डिफेक्ट। जिसमें क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियर पाउच फॉर्मेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। यानी कि होता क्या है, इसमें जो न्यूक्लियर वाला यानी केंद्रक वाला पार्ट होता है ना, हेड पार्ट, उसके न्यूक्लियर में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु की एक्रोसोम थिकनिंग का केंद्र से दूर स्थित होना कौन सा विकार है, तो ये नोवेड स्पर्म है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाहर निकले हुए सेशन का प्रीप्यूस में वापस ना जाना क्या कहलाता है, पैराफीमोसिस। यानी कि सेशन है वो क्या है, प्रीप्यूस से बाहर निकल गया लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहा, उसको क्या बोलेंगे, पैराफीमोसिस। और एक होता है कि जो सेशन है वो प्रीप्यूस से बाहर नहीं निकल रहा है, उसको बोल देंगे फीमोसिस। और जो अंदर नहीं आ रहा है, बाहर निकला हुआ सेशन अंदर नहीं आ रहा है, उसको बोल देंगे पैराफीमोसिस। तो ये कन्फ्यूजन है, इनको ध्यान रखना अच्छी तरीक़ा से। अगला क्वेश्चन है, पोटैटो सोप जैसी मवाद किस बीमारी में देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है ट्राइकोमोनियोसिस में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ में एबॉर्शन स्टोर में किस बीमारी में होता है, तो ये होता है विब्रियोसिस में। अगला क्वेश्चन है, शुक्रजनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये संपन्न होती है वृषण में। और वृषण में भी कहाँ संपन्न होती है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में। यानी कि सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में क्या पाई जाती हैं, जर्म सेल्स पाई जाती हैं। और वो जर्म सेल्स होती हैं आगे चलकर वही क्या बनाती हैं, शुक्राणु बनाती हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुबर्टी किस हार्मोन के कारण आती है, तो ये आती है GnRH हार्मोन के कारण। GnRH को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि किस पर काम करता है, LH और FSH पर काम करता है। किस पर, FSH पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का सूखकर कठोर हो जाना क्या कहलाता है, तो ये ममीफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ममीफिकेशन एवं मैथ्रेशन के उपचार में क्या देते हैं हम, PgF12 देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि हमको कार्पस ल्यूटियम को तोड़ना है। कार्पस ल्यूटियम टूटेगा जब ये बाहर आ पाएंगे, यानी कि जो गला हुआ सड़ा हुआ जो भ्रूण है बाहर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेक्टल पाल्पेशन करने पर कागज के चरचराने जैसी आवाज़ किस बीमारी में सुनाई देती है, तो वो देती है मैथ्रेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांड, भेड़ एवं घोड़े में वीर्य एकत्रण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो वो है आर्टिफिशियल वेजाइना। ठीक है, कृत्रिम योनि द्वारा सीमन कलेक्शन करना सबसे अच्छा तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कुत्ते में वीर्य एकत्रण का सबसे सरल एवं सस्ता तरीका कौन सा है, तो वो है मैनुअल मैनिपुलेशन, यानी कि हाथ के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला वीर्य एकत्रण का तरीका कौन सा है, तो वो है कृत्रिम योनि के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कृत्रिम योनि किसके द्वारा, यानी कि सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान है यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसके द्वारा किया गया, तो लेजारो स्पेलेंजानी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1780 में कुतिया में किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसके द्वारा किया गया, तो ये डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा किया गया था 1939 में, और मैसूर में किया गया था। ठीक है, ये डेयरी फार्म है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सीमन कलेक्शन का इलेक्ट्रो एजेकुलेशन तरीका सर्वप्रथम किस जानवर में काम लिया गया, तो वो लिया गया था किसमें, गिनी पिग में। ठीक है, अब ये गिनी पिग जो सुअर है ना, ये ऐसा सुअर नहीं है जो आवारा की तरह डोलता है, ये क्या है, लेबोरेटरी एनिमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीमन कलेक्शन के लिए इलेक्ट्रो एजेकुलेशन का तरीका सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो वो खोजा था बेटेली ने 1922 में। देखिए 175वां क्वेश्चन है अपना, सांड में कृत्रिम योनि का कौन सा मॉडल काम में लिया जाता है, तो देखो सांड में लेते हैं हम कौन सा, डेनिश मॉडल, और घोड़े में लेते हैं मिसिसिपी मॉडल, और सुअर होता है उसमें लेते हैं नॉर्वेजियन मॉडल। देखिए दोस्तों 176वां क्वेश्चन की ओर हम कूच कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है ये, शुक्राणु के मेन पीस का मिड पीस पर कुंडलित होना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डैग डिफेक्ट। ठीक है, शुक्राणु का जो मेन पीस होता है, अभी शुक्राणु बनाए क्या आपके लिए, देखो ये क्या है, क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, ये मान चलिए शुक्राणु हो गया, तो शुक्राणु के मेन पीस का मिड पीस पर क्या हो जाना, कुंडलित हो जाना क्या कहलाता है, डैग डिफेक्ट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैग डिफेक्ट का मुख्य कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है यानी कि जो वीर्य होता है ना, उसमें जिंक की जब सांद्रता बढ़ जाती है तब ये डैग डिफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं की गतिशीलता का कम होना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एस्थेनोजूस्पर्मिया। अगला क्वेश्चन है, गर्भ परीक्षण करते समय रेक्टम में हवा भरना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बेलोइंग। क्या कहलाता है, बेलोइंग कहलाता है। देखिए अंतिम और अपना लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि नर सांड द्वारा हीट के समय बलवा को सूंघने के बाद अपने मुंह को सूर्य की तरफ करना क्या कहलाता है, तो ये फिलेमेन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फिलेमेन रिएक्शन कहलाता है। तो दोस्तों ये अपने 1 से 80 क्वेश्चन आंसर यहीं कंप्लीट होते हैं। अब जिसने भी ये वीडियो देखा है ना, तो ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, अगर जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा है तो वो तो कहीं रुक नहीं सकता इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, और वो मेहनत करने वाला ही बच्चा होगा कोई ना कोई। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ऐसे वीडियो हम और लाएंगे। चैनल को ना तो लाइक करो ना सब्सक्राइब करो, कुछ भी मत करो, लेकिन खूब पढ़ाई करो। अपने माँ बाप के जो भी सपने हैं उन सबको साकार करो, पूरा करो। जय हिंद, जय भारत।